हेलो गाइस, अगेन आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो सेशन में देखा कि किस तरह से वो सारे पॉइंट्स लिए गए थे किंगडम एनिमेलिया को 10 फर्दर सब फाइलम्स में डिवाइड करने के लिए। वो पॉइंट्स थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्म सेल लेयर एंड नेचर ऑफ सिलोम। आज हम अपने किंगडम एनिमेलिया के पार्ट 2 वीडियो सेशन में इन सभी पॉइंट्स की डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फर्स्ट पॉइंट हम लोग का है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनिजम्स की बॉडी किस स्ट्रक्चरल बेसिस पे है। तो इसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो सेशन में पढ़ा था कि इसमें 4 लेवल होते हैं: सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेलुलर लेवल क्या होता है। ओके फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट। What is cellular level? In case of this, a single cell is responsible for all the metabolic activity taking in any organism. Means जिस भी ऑर्गेनिज्म में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां पे एक सिंगल सेल होता है जो कि सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, फाइलम पॉलीफेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेलुलर लेवल को एग्जिबिट करते हैं। Now next come to the tissue level of organization. Tissue level of organization क्या होता है? In this case of tissue level, a group of cells, यहाँ पे हमने केवल cells देखा था। टिश्यू लेवल में क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स आपस में ग्रुप कर लेते हैं एंड देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को लाइफ सस्टेन करने के लिए जो भी लाइफ प्रोसेसेस करने होते हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, व्हाटएवर, उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सो इन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि सेल्स, यहाँ पे एक सेल थी पहले वाले टॉपिक में, इस टिश्यू लेवल में ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं। इस टाइप के बॉडी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब आपस में उनके काम का क्या हो गया, डिवीजन हो गया है कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स डाइजेशन परफॉर्म करेंगी तो कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स एक्सक्रीशन परफॉर्म करेंगी। इस टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलता है फाइलम सिलेंट्रेट्स के ऑर्गेनिजम्स में। नेक्स्ट आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस केस सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स डेवलप्ड टू डू स्पेसिफिक फंक्शंस। इसमें क्या होता है, वापस से फर्दर टिश्यूज आप आपस में ग्रुप करके डिफरेंट ऑर्गन्स में डेवलप्ड हो जाते हैं और फिर वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस एंड फाइलम एस्केलमिन्थस के ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलता है। यहाँ पे मैंने आपको एक दिखाया है फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल एक ऐसा ऑर्गन है जो स्पेशली एक्सक्रीशन के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्लेटीहेलमिन्थस में डेवलप्ड हुआ है। ओके, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। इन दिस काइंड ऑफ लेवल ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शंस। अभी हमने अपने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा कि ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, केवल एक ऑर्गन किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डेवलप्ड हुआ है। बट इन ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होता है, किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स की हमें जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट वीडियो सेशन में भी देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे ह्यूमंस या और भी हाई ऑर्गेनिजम्स में डेवलप्ड होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लीवर, डिफरेंट ऑर्गन्स की हमें जरूरत होती है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल। इन दिस काइंड ऑफ लेवल ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग स्पेसिफिक फंक्शंस। इस टाइप के ऑर्गन सिस्टम्स हमें मिलता है फाइलम एनेलिडा से लेके कॉर्डेट्स तक, जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन सब में हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलता है। ठीक है, नाउ इस डायग्राम के बेसिस पे भी क्लियर हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला हमारा था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ आपको मैंने दिखाया है कि यहाँ पे फर्स्ट जो फिगर है वो है सेल,
ठीक है। इस सेल में मैंने दिखाया है कि यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एक पर्टिकुलर सेल ही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। फॉर एग्जांपल एक ही सेल है जो कि एक्सक्रीशन भी करेगी, डाइजेशन भी करेगी, एसिमिलेशन भी करेगी। लेकिन जब यही सेल्स आपस में डिफरेंट ग्रुप्स हो जाएंगी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, तो उसे हम बोलेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ सेल्स है उनका काम है एक्सक्रीशन करना, एंड जो सेकंड ग्रुप ऑफ सेल्स है उनका काम है डाइजेशन करना। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, काम का डिवीजन हो चुका है। नेक्स्ट, यही जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज आपस में कंबाइंड होके एक नए ऑर्गन का फॉर्म करते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है फ्लेम सेल्स एक ऑर्गन है जो कि प्लैटीहेलमिन्थस में मिलता है, उसका मैंने फिगर दिखाया है, जो कि क्या है, केवल एक्सक्रीशन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसमें एक्सक्रीशन परफॉर्म करने के लिए जो हायर एनिमल्स होते हैं उसमें एक्सक्रीशन परफॉर्म करने के लिए हमें केवल एक ऑर्गन के नहीं बल्कि वेरियस ऑर्गन्स की हमें ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। मीन्स यहाँ पे डिफरेंट 4 टाइप ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स किसी एक ऑर्गन सिस्टम मीन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बॉडी सिमेट्री, जो कि है सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बॉडी सिमेट्री का मतलब होता है कि प्लेन डिवाइडिंग बॉडी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कोई एक ऐसा प्लेन अगर उसे बॉडी से कट करते हैं तो उस एंगल पे बॉडी 2 इक्वल सेम आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं कि बॉडी सिमेट्री। तो इसमें भी 3 था, asymmetric in nature, radial symmetric in nature and bilateral symmetric in nature. ओके, asymmetric नेचर में था कि बॉडी कांट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी हम उसको किसी भी प्लेन से डिवाइड करते हैं और अगर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पाती इक्वल पार्ट्स में, तो उसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा। नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री। इसमें है, इसका मतलब होता है कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी डिवाइडिंग इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। मतलब अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेंटर से कोई भी किसी भी एंगल से हम प्लेन अगर ले जाते हैं, कट करते हैं उसकी बॉडी को, तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। तो इस टाइप की सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, जो कि जनरली सिलेंट्रेट्स और इकाइनोडर्मेट्स ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल स्टारफिश है, जेलीफिश है, इन सब के ऑर्गेनिजम्स को हम कट करने पे हमें 2 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे किसी भी एंगल से। थर्ड वन इज बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें इसका मतलब होता है कि ओनली सिंगल प्लेन कैन डिवाइड बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जनरली ये टाइप के सिमेट्री हमें फाइलम एनालिडा से लेके फाइलम कॉर्डेट्स तक के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि केवल एक ही प्लेन से कट करने पे बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, बाकी कोई भी ऐसे प्लेन्स नहीं होंगे जिससे बॉडी डिवाइड हो सके। नाउ लेट्स make them clear through this figure. यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट फिगर दिखाया है एसिमेट्रिक इन नेचर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है स्पॉन्जेस का फिगर। स्पॉन्जेस में अगर आप किसी भी एंगल से इसे कट करते हैं तो ऑब्वियसली वो किसी भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप ऐसा कट करते हैं तो इसका लोअर बॉडी पार्ट एंड अपर बॉडी पार्ट्स आपस में सेम पार्ट्स में कट नहीं होंगे। आप चाहे इस एंगल से करेंगे तब भी आपका राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट आपस में इक्वल नहीं है। तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक इन नेचर। लेकिन वहीं अगर जेलीफिश या हाइड्रा से अगर आप किसी भी एंगल से बॉडी पार्ट कट करेंगे तो वो इक्वल बॉडी राइट पार्ट एंड लेफ्ट बॉडी पार्ट आपस में इक्वली डिवाइड होगी किसी भी एंगल से। तो इस टाइप की सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। सिमिलरली अगर बाइलेटरल सिमेट्री की बात करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक फिश का फिगर है। अगर इसको हम इस एंगल से कट करते हैं तो बॉडी फिश का अपर बॉडी पार्ट एंड लोअर बॉडी पार्ट सेम इक्वल पार्ट्स में डिवीजन होता है। लेकिन अगर उसे हम किसी और एंगल से कट करें तो उसकी बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगी। तो इस टाइप के फिगर को हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिक नेचर। कम टू द थर्ड पॉइंट दैट इज सेल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ सेल या फिर सेल अरेंजमेंट।
इसका मतलब होता है कि व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एम्ब्रियो आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एनिमल इज कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक। इसमें हमने अपने लास्ट वीडियो सेशन में पढ़ा था कि सेल अरेंजमेंट दो टाइप से हो सकते हैं। अगर कोई भी एम्ब्रियो में 2 सेल लेयर है तो उसे हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और अगर 3 सेल लेयर है तो उसे हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, तो अगर एम्ब्रियोनिक सेल्स में ग्रुप ऑफ सेल्स ने अपने आपस में अपने आप को अरेंज कर दिया है 2 लेयर्स में, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में, तो ऐसे एनिमल को हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। डाई मतलब ही होता है 2। ओके, तो जनरली जो दो सेल लेयर है उनका नाम दिया गया था एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ओके, तो हम पहले ये जानते हैं कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म सेल लेयर का काम क्या है। ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तो वो एम्ब्रियो से डेवलप होता है, तो एम्ब्रियो में जितनी भी सेल्स हैं वो और बॉडी के पार्ट्स को बनाने में ही हेल्प करेंगी। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टोडर्म जो सेल लेयर है वो जनरली बॉडी के एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स या बॉडी के बाहरी पार्ट्स को बनाएगी, और जो एंडोडर्म है जो अंदर वाली जर्म सेल लेयर है वो जनरली बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को डेवलप करने में मदद करेगी। यहाँ पे एक मैंने मिड रीजन शो किया है, ये ब्लू रीजन जो है वो एंडोडर्म है जो कि सेल अंदर की तरफ है, और जो रेड रीजन है वो है एक्टोडर्म जो कि सेल बाहर की तरफ है। इन दोनों सेल के बीच एक लेयर होता है, जेल लाइक लेयर होता है, जिसे हम बोलते हैं मीजोग्लिया, जिसका काम होता है जस्ट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो कि एक नॉन सेलुलर लिक्विड कह सकते हैं स्ट्रक्चर है। ओके, तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में अगर इस टाइप की सेल लेयर अरेंजमेंट है तो उसे हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल फाइलम सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिजम्स जनरली डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होते हैं। ओके, नेक्स्ट कम टू द थर्ड नेक्स्ट टॉपिक, that is triploblastic. इसमें लिखा है कि अगर when this group of cells arranged in 3 embryonic layers then organism is called as triploblastic. अगर यही सेल लेयर्स अपने आप को 3 डिफरेंट लेयर्स में अरेंज कर देती हैं अपने एम्ब्रियो स्टेज में, और फिर वो होल बॉडी को डेवलप करती हैं, तो उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो हमने अभी अपने ऊपर वाले फिगर में देखा कि बाहरी जो सेल्स हैं उसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म, अंदर वाली जो सेल्स हैं उसे हम बोलते हैं एंडोडर्म। इन एक्टोडर्म और एंडोडर्म को डिवाइड करता है एक जेली लाइक लिक्विड जिसको हम बोलते हैं मीजोगीलिया। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में क्या होता है, यही मीजोगीलिया आपस प्लास्टिक कंडीशन में क्या होता है, यही मीजोगीलिया वापस से सेलुलर फॉर्म में डिफरेंशिएट होके एक नई लेयर बनाता है जिसे बोलते हैं मीजोडर्म, जो कि आपको मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से शो किया है। ओके, तो अभी हमने अपने पहले वाले टॉपिक में देखा था कि किस तरह से एक्टोडर्म बाहरी ऑर्गन्स को बना रहे थे, एंडोडर्म इंटरनल ऑर्गन्स को बना रहे थे। ठीक है, सिमिलरली एक्टोडर्म यहाँ पे बाहरी ऑर्गन्स को बनाएंगे, फॉर एग्जांपल स्किन, हेयर एंड ग्लैंड्स, एंड एंडोडर्म जो अंदर वाले सेल हैं वो अंदर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लंग्स एटसेट्रा को बनाएंगे। एंड जो नई लेयर फॉर्म हुई है मीजोगीलिया से, दैट इज कॉल्ड मीजोडर्म, वो जनरली हमारे बोन्स, मसल्स, हार्ट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये जनरली हमें मिलता है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस 2 कॉर्डेट्स में। ओके, now next come to the last topic, that is basis of classification, that is nature of coelom. coelom means होता है कैविटी, बॉडी कैविटी, एक ऐसी कैविटी जो कि किसी भी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम अपने स्केलेटन को देखें तो स्केलेटन का जो बाहरी पार्ट है, जो बॉडी वॉल है, वो हमारा है स्किन, स्किन के बाद मसल्स हैं, फिर स्केलेटन है, फिर उस स्केलेटन के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, तो उनके ऑर्गन्स में भी डिफरेंट डिविजन्स है, एब्डोमिनल कैविटी, क्रेनियल कैविटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि डिफरेंट कैविटीज में स्केलेटन से क्या है, कवर्ड है। तो उसी स्केलेटन के गैप्स को हम बोल सकते हैं कैविटी। ओके, ऐसे जनरल आइडिया करने के लिए। ओके, तो इसमें भी जनरली 3 टाइप्स होते हैं, एसिलियोमेट्स, सिलियोमेट्स एंड सूडोसिलियोमेट्स। तो जनरली इनका जो टर्म है वो हमारे जर्म लेयर से ही लिया गया है। जनरली यहाँ पे एसिलियोमेट्स का मतलब होता है कि अ बॉडी कैविटी इज if absent then the organisms are called aciliomate. फॉर एग्जाम्पल पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड प्लैटीहेलमिन्थस में बॉडी ऑर्गेनिजम्स में कैविटी नहीं मिलती है। लेकिन अगर सिलियोमेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो इफ कैविटी इज प्रेजेंट, एक्चुअली कैविटी इज प्रेजेंट एंड दैट कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्मल जर्म लेयर।
अभी हमने पढ़ा था कि 3 लेयर्स होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में, मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जनरली हमने पढ़ा था कि प्लेटीहेलमिन्थस से ये स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई कैविटी नहीं है, कोई गैप्स नहीं है, इसलिए प्लेटीहेलमिन्थस किस में आता है, ए सिलियोमेट्स में। लेकिन अगर इसी मेसोडर्म में कोई कैविटी हमें मिलती है, जो कि अभी आपको मैं फिगर से शो करूंगी, तो उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सिलियोमेट, जो कि जनरली हमें एनालिडा से कॉर्डेट्स तक के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। थर्ड तो पार्ट इज सीडियोसिलोमेट। सीडो मतलब होता है फॉल्स कैविटी। इसमें क्या होता है कि बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, but mesoderm is only present in scattered pouches form between endoderm and एक्टोडर्म। जनरली इस टाइप का ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं स्केलमेंथस ऑर्गेनिजम्स में। इसका मतलब है कि सीडोसिलोमेट्स में भी क्या होता है, कैविटी प्रेजेंट होती है, गैप्स होती हैं एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच, लेकिन वो कैविटीज जनरली मेसोडर्मल लेयर से लाइंड नहीं होती, मतलब उनकी लाइनिंग मेसोडर्म से नहीं होती है। अगर कैविटी प्रेजेंट है और उनकी लाइनिंग मेसोडर्म से है तो उसे हम बोलेंगे सिलियोमेट ऑर्गेनिजम्स। अगर कैविटी नहीं प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे एसिलियोमेट। लेकिन अगर कैविटी प्रेजेंट भी है बट वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, लाइनिंग उसकी मेसोडर्मल लेयर से नहीं है, तो उस टाइप की कैविटी को हम बोलेंगे सीडोसिलियोमेट। आप इस फिगर से भी क्लियर कर सकते हो। जैसे अभी हमने देखा एसिलोम, तो एसिलोम में क्या होता है, 3 लेयर तो मिलेंगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है तो, क्योंकि जो जनरली नेचर ऑफ सिलोम है वो मेसोडर्म के लेयर पे है कि अगर कैविटी मेसोडर्म से लाइंड है तो सिलियोमेट, लाइंड नहीं है तो सीडियोसिलियोमेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई कैविटी है ही नहीं एक्चुअली में मेसोडर्म लेयर में, तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि हमें एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है। और जो सीडियोसिलियोमेट्स में उसमें आप देख रहे हैं कि एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है ब्लू वन, एंड मेसोडर्म्स क्या है, डिफरेंट ब्लैक फॉर्म्स में वो स्कैटर्ड है, और ये कैविटी है जो कि मेसोडर्म लेयर से लाइंड नहीं है। लेकिन वहीं अगर सिलोमेट्स की बात करें तो इसमें आपको एक्टोडर्म दिख रहा है, ब्लू पोर्शन से एंडोडर्मिक सेल्स दिख रही हैं, और ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन है जो कि मेसोडर्मल लेयर है, उसमें एक कैविटी दिख रही है जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्मल कैविटी, जो कि मेसोडर्म सेल्स के अंदर बनी है। तो इस टाइप की कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सिलोम, एंड एक्चुअली जो कि ट्रू कैविटी है, जो कि जनरली सिलोमेट्स ऑर्गेनिजम्स में मिलती है। ठीक है, तो होप सो आपको ये सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस क्लियर हो गए होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करिए, मैं उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए ट्राई करूँगी। ओके, नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। होप सो you like my video. Please subscribe and do like and do share. Okay, thank you.